हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरेडिटी में मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरेडिटी के बारे में कि ये हमें क्या बताता है। तो देखिए, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरेडिटी एक्सप्लेन हाउ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी जो बेसिक प्रिंसिपल्स होता है हेरेडिटी का, ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आंखों का कलर क्या हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रेड्स आप देखते हैं। जैसे कि आंखों का कलर ब्राउन भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये ट्रेड्स है। तो ये ट्रेड्स जो है ये कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। यदि आपके मदर का आई कैसा है, ग्रीन कलर का है, तब बच्चे का भी आई कैसा होगा, वो भी ग्रीन कलर का हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये कौन बताता है? तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है हेरेडिटी का, ये बताता है कि ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले जो है ग्रीगर मेंडल ने स्टडी किया था। जब ये पी प्लांट पे स्टडी कर रहे थे तब इनको इसके बारे में पता चला। तो थोड़ा सा मेंडल्स के बारे में भी जान लेते हैं। मेंडल का पूरा नाम है ग्रीगर जोहन मेंडल। इनका जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इनका मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ था। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बिना हम जेनेटिक्स का स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया है, मटर के पौधे पे किया था। और मटर के पौधे का बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम। और इन्होंने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद टोटल 3 लॉ को दिया हुआ है, और उस लॉ के बिना हम जेनेटिक्स का स्टडी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को 1865 ईस्वी में पब्लिश किया था, लेकिन लोगों ने नहीं माना। लोगों को लगा ये झूठ बोल रहे हैं, तो लोगों ने इनके एक्सपेरिमेंट को नहीं माना। उसके बाद 1900 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में इन्होंने पब्लिश किया। उसके बाद 1884 में ये मर गए। इनके मरने के बाद 1900 ईस्वी में 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड सेरमेक। और इन्होंने इनके ही जो एक्सपेरिमेंट है इसको डिस्कवरी करना स्टार्ट किया। ठीक है, दोबारा से करना स्टार्ट किया। तब इन्होंने क्या पाया, ये अलग अलग तीनों साइंटिस्ट कर रहे थे। यानी ह्यूगो डी व्रीज अलग अपना कर रहे थे, कार्ल कोरेंस अलग कर रहे थे, सेरमेक अपना अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अलग अलग जगह। लेकिन तीनों ने एक ही रिजल्ट पाया। जो ग्रीगर जोहन मेंडल ने बताया वही चीज तीनों ने पाया। तो अब इन्होंने बताया कि नहीं, मेंडल जी जो बोले थे वो सही बोले थे, तब इनको इसका क्रेडिट मिला। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो मटर के पौधे पे किया, तो मटर के पौधे में कितने कैरेक्टर्स को इन्होंने लिया था। तो इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लिया था, जिसमें कि फ्लावर का कलर हो गया, सीड का शेप हो गया, सीड का कलर हो गया, पोड का कलर हो गया एंड पोड का शेप हो गया, प्लांट का हाइट हो गया एंड फ्लावर का पोजीशन हो गया। इसको आप लोग आसान से याद कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ले लीजिए प्लांट की हाइट को। यानी क्योंकि मेंडल जो है अपने बगीचे में क्या कर रहे थे कि गार्डन में मटर के पौधे को लगाए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधे जो हैं वो बहुत लंबे हैं और कुछ पौधे बहुत छोटे हैं। तब इन्होंने क्या किया कि प्लांट की हाइट को ले लिया। उसके बाद जब उस पर फ्लावर आया तो फ्लावर की पोजीशन को भी लिया कि जो फ्लावर आ रहे हैं वो एक्सियल साइड पे आ रहे हैं या फिर टर्मिनल साइड पे आ रहे हैं, तो फ्लावर की पोजीशन पे लिया। अब जब फ्लावर आ गए तो उस फ्लावर के कलर को भी देखा कि जो फ्लावर आए हुए हैं उस फ्लावर का कलर पर्पल है या फिर व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो इसको लिया। उसके बाद जब उसमें सीड बने, तो उस सीड जब बन रहे हैं उसमें, तो जो सबसे पहले तो मटर क्या लेगा, पोड लेगा ना, तो उसके पोड के शेप को देखे कि जो पोड बना हुआ है वो पोड फूला फूला सा है या चिपका हुआ है। ठीक है, तो पोड के शेप को लिए। उसके बाद जो पोड के कलर को देखे, तो पोड के कलर में देखे कि जो पोड का कलर है वो ग्रीन कलर का पोड है या फिर येलो कलर का पोड है। उसके बाद जो है उसमें सीड को जब देखे, तो सीड में भी देखे सीड के कलर को कि जो सीड का कलर है वो कैसा हो रहा है। सीड का कलर येलो कलर का सीड हो रहा है या फिर ग्रीन कलर का सीड हो रहा है। और सीड के शेप को भी देखे कि जो सीड बना हुआ है वो राउंड कलर का सीड है या फिर वो पिचका सा सीड है। ठीक है, यानी विंकल्ड सीड है। तो ये टोटल 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को जो है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया हुआ था, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इनके यदि लॉ पे चलते हैं तो मेंडल ने टोटल 3 लॉ दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी इसको हिंदी में प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है। और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको कि युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो टोटल 3 लॉ मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया है। मेंडल का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको कि प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसको सबसे पहले आप डायग्राम की मदद से समझ लीजिए। देखिए, मेंडल जहाँ पे रहते थे
थे वहाँ पे अपने गार्डन में क्या किए थे, मटर के पौधे को लगाए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि मटर के जो खेत है उसमें उनको लंबे पौधे देखने को मिल रहे थे और छोटे पौधे देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो मेंडल ने सोचा कि यदि हम लंबे पौधे का छोटे पौधे के साथ यदि हम क्रॉस कराते हैं, यानी इनका आपस में यदि मेटिंग करवा देते हैं, तो हमें बीच का इंटरमीडिएट पौधा मिलेगा, न तो लंबा न तो छोटा, इंटरमीडिएट पौधा मिलेगा। तब इन्होंने क्या किया कि लंबे पौधे का छोटे पौधे के साथ क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। और क्रॉस कराने के बाद इन्होंने देख रहे हैं कि इनको जितने भी F1 जनरेशन में प्लांट मिल रहे हैं सारे के सारे लंबे ही मिले, छोटे तो एक को मिला ही नहीं और न तो इंटरमीडिएट मिला। तब ये सोचे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो छोटे पौधे को भी लिया था, तो हमें इंटरमीडिएट मिलना चाहिए या फिर छोटा पौधा भी मिलना चाहिए, लेकिन सारे के सारे प्लांट हमें लंबे ही कैसे मिले। फिर इन्होंने क्या किया कि जितना भी F1 जनरेशन में प्लांट इनको मिला हुआ था इसका आपस में ही क्या करा देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको कैपिटल टी वाला टाल प्लांट इनको मिला है, तो इसी का क्या कर दिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला मिला है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में क्या करा दिए हैं, यहाँ पे सेल्फिंग करा दिए। तो जब सेल्फिंग कराते हैं, ये पुनेट स्क्वायर बना करके कराने में आसान होता है, तो जब इसका सेल्फिंग कराते हैं तब ये क्या देखते हैं कि इनको 3 प्लांट ऐसे मिले जो कि लंबा है और 1 प्लांट इनको छोटा मिल गया। तब ये सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो गया, हम तो यहाँ पर लिए हैं जितने भी प्लांट लिए तो लंबे पौधे का लंबे के साथ ही हम यहाँ पे सेल्फिंग करा रहे हैं, तो हमें छोटा पौधा कैसे मिल जा रहा है। तब इन्होंने सबसे पहला लॉ अपना दिया था जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया इसमें, इन क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी जब हम 2 ऑर्गेनिज्म के बीच क्रॉस कराते हैं जो कि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में प्योर होने चाहिए, यानी यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में आप लेंगे तभी जो ऑर्गेनिज्म है वो प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में रहेंगे। यानी कैपिटल टी ये क्या है, होमोजाइगस टाल हैं यानी लंबे पौधे हैं, और स्मॉल टी ये भी क्या है, ये ड्वार्फ है। ठीक है, तो इसका यानी लंबे पौधे का जब छोटे पौधे के साथ इन्होंने क्रॉस कराया तो ओनली 1 फॉर द ट्रेट्स या फिर डोमिनेंट जो कैरेक्टर है विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है यानी लंबा पौधा क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ड्वार्फ प्लांट क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिल रहा है। ये भी पौधा कैसा होगा, सारे के सारे प्लांट लंबे ही होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा। द अदर ट्रेट्स या फिर जो रिसेसिव कैरेक्टर्स है विल बी मार्क्ड, यानी वो ढक जाएगा बट नॉट लॉस, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी जो रिसेसिव यानी जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है ये क्या हो जाएगा, ये ढक जाएगा लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन ये नष्ट नहीं होता है। जब इसका आपस में सेल्फिंग कराया जाएगा तो ये आप लोग को तब जाकर के देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं कि वेन मेंडल क्रॉस टाल एंड शॉर्ट पी प्लांट द ऑफस्प्रिंग वेयर ऑल टाल। ठीक है, जब मेंडल ने टाल प्लांट का ड्वार्फ या फिर शॉर्ट प्लांट के साथ जब क्या किया था, इनका क्रॉस कराया, तब इनको कैसा मिला कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, टाल प्लांट मिले। द टाल ट्रेट्स इज डोमिनेंट, क्योंकि जो टाल प्लांट है वो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, वाइल द शॉर्ट ट्रेट्स इज रिसेसिव, और वही जो शॉर्ट ट्रेट्स है वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि जो डोमिनेंट का कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि रिसेसिव वाले को ढक देता है। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर आप यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेंडल्स लॉ में डोमिनेंट कैरेक्टर क्या क्या है, यहाँ पे जो प्लांट की हाइट होती है, लंबा यदि प्लांट है तो वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और यदि छोटा प्लांट है तो ये इसका रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा, छोटे जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको ढक देगा। ठीक है, एंड एक्सियल में फ्लावर आ रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। और जो पॉन्ड का शेप है वो यदि फूला फूला पॉन्ड हो रहा है तो वो भी डोमिनेंट है। ग्रीन कलर का यदि है पॉन्ड तो वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। येलो कलर का यदि बीज है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। राउंड कलर का बीज हो रहा है वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। पर्पल कलर का फ्लावर है ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में कि जो कैरेक्टर्स है ये डोमिनेंट, कौन कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन कौन से रिसेसिव हैं। ठीक है, तो मेंडल ने पहले लॉ में अपने क्या बताया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर को क्या करता है, ढक देता है, लेकिन वो रिसेसिव कैरेक्टर नष्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि दूसरा है इनका। यहाँ पे ये आप लोग फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो भी याद कर लीजिएगा।
यहाँ पे जो मेंडल ने जब इसका F2 जनरेशन में देखा तो इनको फिनोटिपिक रेशियो क्या देखने को मिला, 3:1 में देखने को मिला। जीनोटिपिक रेशियो क्या देखने को मिला, 1:2:1 में देखने को मिला। फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है, जो आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, यानी जब प्लांट को लगाए, इनका क्रॉस कराए तो ऊपर से देखने में तो ये तीनों प्लांट कैसे हैं, लंबे ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये है कैसे, यदि हम इसको जीनोटिपिकली देखें तब ये कैसे हैं कि कैपिटल टी यानी ये होमोजाइगस टाल प्लांट हैं, ठीक है। तो जीनोटिपिक में ये पहला होमोजाइगस टाल प्लांट है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो टाल ही, लेकिन ये हेट्रोजाइगस टाल है। तो ये दो कैसे बने हैं, हेट्रोजाइगस टाल बने हैं। और एक कैसा बना है, स्मॉल टी, ये कैसा बना है, ये बना है आप लोगों का होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, यानी ये छोटा प्लांट बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 में, और इसका फिनोटिपिक कैसा है, यानी ऊपर से देखेंगे तो आपको 3 प्लांट कैसे दिखने में दिखेंगे, लंबे, और 1 प्लांट कैसा दिखेगा, छोटा, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो है और ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है। नेक्स्ट देखिए दूसरा लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको कि प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। इसमें देखिए मेंडल ने क्या बताया कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान 2 एलियंस फॉर ईच ट्रेट सेग्रीगेट, यानी जो दोनों एलियंस होते हैं प्रत्येक ट्रेट्स के लिए वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। देखिए एलियंस क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि क्रोमोसोम्स जो कि पेयर में होते हैं, एक माता की तरफ से आए रहते हैं, एक पिता की तरफ से आए रहते हैं। और क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट रहता है, और डीएनए पे रहता है जीन। तो जो जीन होता है, ऐसा जीन जो कि सेम लोकस पे प्रेजेंट हो और सेम कैरेक्टर को कोड कर रहे हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। ये एक एलील है, ये दूसरा एलील है, ठीक है। ये दोनों जीन जो है सेम लोकस पे हैं और सेम कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, तो इसको हम एलील्स कहेंगे। तो ये एलील्स जो होते हैं ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से सेपरेट होते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल से समझिए कि मेंडल ने क्या किया था कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले थे, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्लांट मिले थे F1 जनरेशन में, तो इनका इन्होंने क्या कराया था, सेल्फिंग कराया था। तो इसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, ये कैपिटल टी क्या हो जाएगा, अलग बनेगा, ये गैमेट एक अलग बना लिया, और ये जो स्मॉल टी है ये क्या बनाएगा, अपना अलग गैमेट बनाएगा इंडिपेंडेंट रूप से, ठीक है। और ये भी क्या करेगा, ये भी जब इसका भी गैमेट बनेगा तो इसमें भी ये कैपिटल टी अलग अपना गैमेट बना लेगा, और ये स्मॉल टी भी क्या करेगा, अपना अलग गैमेट बना लेगा। तो ये इंडिपेंडेंट रूप से जब इसमें क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो दोनों एलील्स हैं ये क्या होते हैं कि इंडिपेंडेंट रूप से दोनों एलील्स से सेपरेट हो जाते हैं, सो डैट ईच गैमेट कैरी ओनली 1 एलील्स। इस वजह से जो प्रत्येक जो गैमेट्स होता है ये केवल एक ही एलील्स को कैरी करता है फॉर ईच ट्रेट्स के लिए, प्रत्येक ट्रेट्स के लिए, ठीक है। अब इसमें यदि आप क्या कराते हैं, अब इसमें जब क्रॉस होगा तब ये क्या होगा कि यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, और इसका जब इसके साथ होता है तब क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और वही स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ बनेगा तो स्मॉल टी। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी लंबा बना, ये भी लंबा बना, और ये भी लंबा बना, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल है, ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट बना है, ठीक है। यही हमने आपको पीछे दिखाया था जब सेल्फिंग कराए थे, तो यही बना था ना, 3:1 में बना था इसी तरीके से, ठीक है, 3:1 में इसी तरीके से बना था। तो इसी में क्या बताया इन्होंने कि जब क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो दोनों एलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट रूप से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो प्रत्येक गैमेट होता है वो केवल एक ही एलील्स को क्या करता है कि कैरी करता रहता है। इसका एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, इन द F2 जनरेशंस ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो गया, केवल एक कैरेक्टर को लेकर के यदि हम क्रॉस कर रहे हैं, यानी यदि हम पौधे की लंबाई को लेकर के करें, प्लांट की लंबाई को, तो लंबाई को ही लेकर करें, यानी पोंड की साइज को लेकर के करें तो पोंड की साइज को ही लेकर करें, यदि पोंड के कलर को लेकर के कर रहे हैं तो पोंड के कलर को ही लेकर करें, ठीक है, उसके डोमिनेंट रिसेसिव को लेकर के। ऐसा नहीं कि हम पोंड के कलर को भी ले रहे हैं, पोंड के साइज को भी ले रहे हैं, प्लांट की जो है लेंथ उसकी हाइट को भी ले रहे हैं, ये सारे को लेकर के आपको नहीं करना है। कोई एक कैरेक्टर लीजिए, यदि टॉल और ड्वार्फ को ले रहे हैं कि प्लांट का हाइट को ले रहे हैं तो हाइट को ही लीजिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यदि एक कैरेक्टर को लेकर के हम क्रॉस करते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जो मिला है हमको, उसका जब क्या कराया गया है, सेल्फिंग कराया गया, तब क्या देखा गया, फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिला 3:1 में देखने को मिला, जिसमें 3 जो है लंबे हैं और एक ऐसा है छोटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिस हैपेंड बिकॉज, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि द एलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि जो एलील्स हैं दोनों एलील्स जो है इंडिपेंडेंट रूप से सेपरेट हो जा रहे हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है।
इस डायग्राम से भी आप समझ लीजिए, जैसे कि हमने आप लोग को बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम एक ही कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर भी एक ही कैरेक्टर लिया गया है जो कि है सीड का कलर। यहाँ पे देखिए येलो कलर का सीड लिया गया है, येलो कलर का सीड जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, और यहाँ पे ग्रीन कलर का सीड लिया गया है जो कि इसका रिसेसिव कैरेक्टर है। जब डोमिनेंट कैरेक्टर को रिसेसिव के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तब क्या मिलता है, हमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा, रिसेसिव वाला ढक जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता है। ये कैसे सिद्ध किया इन्होंने बताया कि जब रिसेसिव वाला, यहाँ पे देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर ही देखने को मिला, जब इसी डोमिनेंट के यानी येलो कलर का सीड का येलो कलर के ही साथ जब क्या किया गया, क्रॉसिंग कराया गया, तब क्या देखने को मिला कि 3 क्या देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए 3 देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे येलो कलर के ही सीड देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर एक इनको ग्रीन कलर का भी सीड देखने को मिला, जबकि ये येलो कलर के ही सीड का क्या कराया गया है, यहाँ पे सेल्फिंग कराया गया है, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ ही क्या कराया गया है, यहाँ पर सेल्फिंग कराया गया है जो कि येलो कलर का सीड है, लेकिन इसमें इनको ग्रीन कलर का भी सीड देखने को मिला। तब इन्होंने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब गैमेट जो होते हैं कि इसके जो दोनों एलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट रूप से सेपरेट होते हैं, यानी कैपिटल वाई अलग हो गया एंड स्मॉल वाई यहाँ से अलग हो गया। तब क्या होता है कि जब कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग हो गए और जब इसका ही आपस में सेल्फिंग होगा, तब क्या होता है कि ये कैपिटल वाई इसके साथ जब मिलेगा तो कैपिटल वाई मिलेगा, जो कि होमोजाइगस क्या होता है, ये येलो कलर दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई जब इस स्मॉल वाई के साथ मिलेगा तब क्या दिखाएगा, हेट्रोजाइगस येलो कलर दिखाएगा, और यहाँ पे जब इसका स्मॉल वाई कैपिटल वाई के साथ मिलेगा तब क्या दिखाएगा, हेट्रोजाइगस येलो कलर, एंड स्मॉल वाई के साथ मिलेगा तब क्या दिखाएगा, होमोजाइगस इसका ग्रीन कलर दिखाएगा। इस वजह से यहाँ पे ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों एलील्स जो होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान इंडिपेंडेंट रूप से स्वतंत्र हो चुके होते हैं। इस वजह से जो होता है F2 जनरेशन में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, रिसेसिव कैरेक्टर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तीसरा लॉ देखिए मेंडल का क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें देखिए मेंडल ने क्या बताया, द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ एलील्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर पेयर प्रोवाइड द जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। यानी इसमें मेंडल्स ने देखिए क्या बताया, इस डायग्राम से समझ लीजिए। इसमें देखिए ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे जो है आधारित है। ठीक है, तो इसमें 2 कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाएगा। तो सबसे पहला कैरेक्टर इसका क्या है, सीड का शेप जो कि कैसा है, राउंड कलर का सीड है, और सीड का कलर जो कि कैसा है, येलो कलर का सीड है। ठीक है, तो राउंड कलर का सीड और येलो कलर के सीड को लेकर के क्या कराया गया है, क्रॉस कराया गया है। तो ये इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये इसका क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। जब इसमें क्रॉस कराया जाता है तब क्या देखने को मिलता है कि जितने भी जो सीड बनते हैं F1 जनरेशन में, जो सीड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, राउंड एंड येलो ही बनेंगे, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर ही F1 जनरेशन में आएगा। उसके बाद जब ये F1 जनरेशन का जब आपस में क्या कराया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है, यानी ये जो राउंड और येलो बने हैं इन्हीं का आपस में क्या कराया गया, सेल्फ पोलिनेशन कराया गया। यहाँ तो गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई के साथ सबसे पहला गैमेट बनाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। और दूसरा गैमेट क्या बनेगा, ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ भी एक गैमेट बनेगा, तो एक गैमेट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई जो कि यहाँ पे बन गया। और दूसरा गैमेट देखिए अब क्या बनेगा, एक ये स्मॉल वाई जो है, यहाँ पर देखिए ये जो स्मॉल वाई है, एक ये बन गया कैपिटल आर और कैपिटल वाई बन गया, और एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई बन गया। अब देखिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई भी बनेगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई बनेगा। तो इस तरीके से 4 गैमेट बनेंगे। ठीक है, इससे क्या बनेंगे, इस तरीके से 4 गैमेट बनेंगे जो कि यहाँ पे बन गए। तो ये 4 गैमेट, ये दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में ही क्या बन रहा है, इनका सेल्फ पोलिनेशन कराया जाएगा। तो जब सेल्फ पोलिनेशन कराया जाएगा तब क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से आपको रेशियो देखने को मिलेगा, जिसमें कि 9 जो होते हैं वो 9 कैसे, देखिए ये जो 9 रहते हैं, 9 राउंड रहते हैं और येलो कलर में रहते हैं। इस तरीके से देखिए ये राउंड गोल रहेंगे और येलो कलर में 9 रहेंगे। उसके बाद 3 कैसे रहेंगे, 3 येलो रहेंगे और विंकल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ये कैसे हैं, येलो कलर तो है लेकिन ये क्या है, विंकल है, यानी सिकुड़े सिकुड़े हुए सीड हैं। उसके बाद क्या होता है कि 3 ग्रीन रहते हैं और राउंड कलर में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 क्या है, ये ग्रीन कलर के हैं और राउंड कलर के हैं। और एक कैसा है, एक इस यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक ग्रीन कलर का रहेगा और विंकल्ड कलर का रहेगा। ठीक है, विंकल रहेगा यानी सिकुड़ा हुआ रहेगा। तब मेंडल ने इससे क्या बताया, तो देखिए मेंडल ने क्या बताया अपने
इस तीसरे लॉ में मेंडल ने बताया द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ एलीज, जो वन पेयर ऑफ एलीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि येलो का जो सीड का जो शेप है वो कैसा है, सीड का शेप राउंड कलर का है, ठीक है, राउंड शेप है। तो जो ये वन पेयर ऑफ जो एलीज है ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेड, इंडिपेंडेंस रूप से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे हैं, यानी एक हम राउंड कलर को लिए हैं, उसके बाद सीड का शेप कैसा है, राउंड है, उसके बाद इसके कलर को लिए हैं तो इसका कलर कैसा है, इसका कलर हम सीड का येलो लिए हैं, हम दो कैरेक्टर को लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एलियंस है वन पेयर में एलियंस होते हैं, तो ये एलियंस क्या होते हैं कि इस एलियंस से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, या फिर ये साथ साथ जो होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट रूप से क्या होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जाते रहते हैं, ठीक है। एंड एनदर पेयर प्रोवाइड द जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, यानी एक जोड़ी एलियंस की विरासत दूसरी जोड़ी की विरासत से स्वतंत्र होती है, बशर्ते कि जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित हो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि इन डाई हाइब्रिड क्रॉस में येलो राउंड सीड, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आप लोग इसके एग्जांपल्स में लिख दीजिएगा। और इसका जो है फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो फिनोटिपिक रेशियो इसका होगा 9:3:3:1 में, एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो 1:2:1 रहेगा। और इसका जस्ट डबल कर दीजिए, यानी 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद फिर वही आप लिख दीजिए, यहाँ पे रेशियो बना करके क्या लिख देंगे, 1:2:1 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका ये जीनोटिपिक रेशियो रहता है।